Hello CGPSCN. Again welcome to our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. I am Dr. Rai Manu and today we can discuss about the Maurya the tribe revolt in 1876 in our Chhattisgarh. So please watching this video because this is a very important topic for the CGPSC as well as the CG Vyapam examination. Okay, let's start. आदिम जातियों के आंतरिक मामलों में जब भी कोई बाहरी हस्तक्षेप किया गया है तो प्रकृति के ये माटी पुत्र और बस्तर के ये लोकमानस विकराल रूप से सदा ही उनका प्रतिरोध करता आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी श्रमनिष्ठ होते हैं और एक सीमा तक ही किसी शोषण को बर्दाश्त कर पाते हैं। धैर्य के बाहर यदि कोई सार्वजनिक प्रतिकूल समस्या उत्पन्न हुई तो यह बगावत और उसका विरोध करते हैं और इसी का परिणाम है जिसे मौर्य आदिवासी विद्रोह के नाम से इतिहास में हम जानते हैं। 1876 का मौर्य विद्रोह वास्तव में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अंग था, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने महल में चलने वाले षड्यंत्र का रंग देकर सामान्य घटना निरूपित करने का एक असफल प्रयास किया है। अंग्रेज़ों ने आदिवासी विद्रोह को कभी बाघा कहा तो कभी आदिवासियों को छापामार प्रवृत्ति करने वाले डकैत के समूह से जोड़ दिया है। अंग्रेज लोग आदिवासियों को असभ्य, पिछड़ा और जंगली समुदाय का मानते थे, जबकि आदिवासी समुदाय ने बस्तर को ब्रिटिश शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी कमर कस ली थी, जिसका परिणाम आज हम आदिवासी विद्रोह के रूप में देखते हैं। इस वीडियो में हम इस विद्रोह के प्रमुख कारणों को स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। 1853 में भैरम देव जब सिंहासन रूढ़ हुए तब ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के कारण 1855 में अंग्रेजी सरकार के साथ उन्हें एक संधि करनी पड़ी, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार के पैर बस्तर की धरती पर स्थापित हो गए और 1857 के आते आते ब्रिटिश अधिकारी एक शोषक वर्ग के रूप में बस्तर में आ गए थे। सबसे पहला कारण है राजा भैरम देव के जीवन में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप। 1865 के अंत में राजा के स्टेटस में परिवर्तन हुआ और अब उसे सामंत प्रमुख के रूप में ब्रिटिश सरकार से मान्यता मिल गई, लेकिन राजा ने इस बंधन पत्र पर 1870 तक हस्ताक्षर करने में टालमटोल किया। इधर अंग्रेज़ों ने भी बस्तर में वन सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया था, जिसके कारण राजा विशेष तौर पर चिंतित था। इस अधिनियम के तहत वन उत्पादों की प्राप्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे भविष्य में राजा और प्रजा के बीच कटुता बढ़ने की संभावना थी। 1875 में अंग्रेज़ सरकार ने राजा को आदेश दिया कि वह दिल्ली दरबार में प्रिंस ऑफ वेल्स का अभिवादन करे। अंग्रेज सरकार द्वारा राजा भैरम देव के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप मौर्य आदिवासियों की संवेदनाओं को झकझोरने वाला था। उन्होंने राजा भैरम देव से दिल्ली न जाने का निवेदन किया, क्योंकि उनका मानना था कि राजा जब दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे और उसे वह देवता के समान भी मानते थे। इस प्रकार 1876 को आदिवासियों की स्थिति दो राह पर थी। पहला राजा के प्रति असीम भक्ति और दूसरा अत्याचार और दमन की श्रृंखला, जिसका प्रतिकार अब आवश्यक हो गया था और यही कारण था कि आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। दीवान की साजिश और आदिवासियों द्वारा विरोध। 1867 में गोपीनाथ कपड़दार को ब्रिटिश सरकार के आदेश से बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। कपड़दार राउत और अहीर जाति का था, इसलिए रियासत के सम्राट लोगों को गोपीनाथ की इस नियुक्ति का पुरजोर विरोध करना पड़ा, क्योंकि वह इस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। परंतु जन विरोध के बावजूद उसकी नियुक्ति की गई, क्योंकि वह हुकूमत का एक पिट्ठू था। गोपीनाथ के प्रयासों से 1870 से ही प्रशासन में सुधार प्रारंभ हो गए थे
राजस्व प्रशासन में इस समय संशोधन किया गया। प्रति जोत भूमि का मूल्यांकन 1 आने से बढ़ाकर 4 आना कर दिया गया। जंगलों में इमारती लकड़ियों पर राजस्व आय पहली बार लगाया गया। साल वनों को नीलाम करवा दिया गया, जो आदिवासियों की पैतृक संपत्ति समझी जाती थी। ठेकेदारी का जनक बस्तर में गोपीनाथ कप्पड़दार को माना जाता है और उस समय राजा भैरम देव नाम मात्र के राजा थे। ठेकेदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई तो विशेष रूप से मौर्य जनजाति वाले असंतुष्ट हो गए थे। इस समय ग्राम प्रमुखों को कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया और उन्हें ठेकेदार कहा जाने लगा। ठेकेदार आदिवासियों की भूमि को बढ़ा चढ़ाकर नाप करते थे और प्रत्येक से 4 आने की दर से कर वसूलते थे। इस प्रकार ठेकेदारी की व्यवस्था का बस्तर में एक शोषण के रूप में एक चक्र प्रारंभ हुआ और यह भी एक विद्रोह का प्रमुख कारण थे। अगला प्रमुख कारण था भू राजस्व का नवीन प्रयोग। इस समय बस्तर में जमींदारी, रैयतवाड़ी और ठेकेदारी का नया प्रयोग किया गया। शासन की ओर से बस्तर के जमींदार और छत्तीसगढ़ के प्रभावशाली व्यक्तियों को उनका पैतृक मालिक बना दिया गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ सामंतवादी बीज बोए ताकि उनका अपनी स्वामी भक्ति के एक नया वर्ग बस्तर में तैयार हो सके। हस्तशिल्प उद्योगों में विघटन के कारण हजारों महार और फाड़िया बेरोजगार हो गए। सिरहा और उनका धार्मिक आदेश भी बुरी तरीके से बस्तर में प्रभावित हुआ और आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस प्रकार आदिवासियों पर 2 विपरीत प्रभाव पड़े, पहला सामंतवादी और दूसरा उपनिवेशवादी। और यही कारण था कि आदिवासियों ने राजा और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अगला प्रमुख कारण है अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति ने 1876 के विद्रोह के लिए एक प्रशस्त मार्ग बनाया। मैकजॉर्ज ने बस्तर में पहली बार आदिवासी और गैर आदिवासी के मध्य भेदभाव की नीति प्रारंभ की। बस्तर रियासत के राजा का शत्रु जयपुर के रियासत का राजा था और नरबली की सारी कहानियाँ जयपुर में ही गढ़ी जाती थी, जिसका एक दूरगामी लक्ष्य यह था कि जयपुर का राजा इसी आरोप के आधार पर काकती वंश से अंग्रेज बस्तर का शासन छीन ले और वह बस्तर क्षेत्र को अपने राज्य के अंतर्गत समाहित कर ले। इस विद्रोह का शुभारंभ 2 फरवरी 1876 को हुआ। राज कार्यालय में यह निर्णय लिया गया कि राजा भैरम देव प्रिंस ऑफ वेल्स का सम्मान करने दिल्ली में प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अगरवारा परगना के मौर्य आदिवासियों ने राजा को दिल्ली न जाने का निवेदन किया, क्योंकि बस्तर के दीवान गोपीनाथ के शोषण से वे भली भांति परिचित थे और आदिवासियों को अंग्रेज़ों के साथ मिलकर राजा को रास्ते में ही खत्म कर देंगे, ऐसा संदेह था और यही कारण था कि इस विद्रोह का शुभारंभ किया गया। दूसरा प्रमुख कारण था आदिवासियों का दीवान के प्रति विद्रोह और कुरुंगपुर की घटना। जब राजा ने आदिवासियों की बात नहीं मानी तो आदिवासियों ने उसका घेराव किया, जिसके कारण दीवान गोपीनाथ क्रोधित हो गए और इधर प्रजा भी गोपीनाथ से क्रोधित होकर पत्थर और हड्डियों की वर्षा उन पर करने लगी। आदिवासियों की इस विद्रोह को देखकर राजा ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे कुछ आदिवासियों की वहीं पर मृत्यु भी हो गई और 18 मौर्य आदिवासियों को पकड़कर कुरुंगपुर जेल में डाल दिया गया। यह भी कहा जाता है कि जेल में 5 आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी। आदिवासियों की मृत्यु को समाचार सुनकर वे और क्रोधित हो गए और 500 आदिवासियों की सेना ने 13 आदिवासियों को जेल से छुड़ा लिया। झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में विद्रोह। जब राजा भैरम देव को इस विद्रोह के बारे में पता चला तो उसने कुंवर दुर्जन सिंह और सूबेदानी को विद्रोह के दमन के लिए भेजा। इस विद्रोह में
मौर्य और भतरा जनजाति का विशेष योगदान था। आरापुर ग्राम में आदिवासियों ने झाड़ा सिरहा को अपना नेता चुना। इधर अंग्रेज और दीवान गोपीनाथ से संघर्ष करने के लिए आदिवासियों ने प्रत्येक गांव में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर को भेजा। यह तीर इस बात का प्रमाण था कि सभी गांव शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सहमत हैं। इसके अतिरिक्त प्रतीक चिन्ह के रूप में आम की डाली प्रत्येक खलिहान में ज्वाला के रूप में रोपी जाने लगी। इधर समझौते के प्रयास में कुंवर दुर्जन सिंह असफल रहे तो राजा ने स्वयं आदिवासियों से संपर्क किया, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका। अब हम समझेंगे आदिवासियों द्वारा जगदलपुर महल की घेरेबंदी कैसे की गई। राजा तथा दीवान को यह आशंका थी कि विद्रोही महल पर ही आक्रमण करेंगे। आरापुर के विद्रोही तो भाग गए, परंतु वे दबे नहीं। 2 मार्च 1876 को विद्रोहियों ने गुप्त रूप से अपनी योजना बनाई और कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया। विद्रोही जगदलपुर महल में पहुंचने वाली रसद को बीच में ही छीन रहे थे और विद्रोहियों ने पानी की टंकी और साथ में तालाबों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, ताकि महल के सुरक्षा कर्मचारी को भूख प्यास लगे और वे आत्मसमर्पण कर दें। इस घेरेबंदी में झाड़ा सिरहा की प्रमुख भूमिका थी। अब हम समझेंगे राजा द्वारा विद्रोहियों को शांत करने का कैसे प्रयास किया गया। राजा भैरम देव ने अपने राजगुरु लोकनाथ मिश्र को निवेदन किया कि वे विद्रोही को समझाने बुझाने का प्रयत्न करें। राजगुरु के प्रयास का आदिवासियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण राजा राजगुरु लोकनाथ मिश्र से नाराज हो गए और उन्हें बस्तर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। फिर राजगुरु जयपुर राज्य से आश्रय प्राप्त कर वहीं निवास करने लगे। इधर बस्तर में राजगुरु के पुत्र गोकुलनाथ को राजगुरु बना दिया गया। राजा ने विद्रोह की सूचना अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए कई बार प्रयत्न किए, परंतु संघर्ष में सम्मिलित आदिवासी राजा के आदमी को पकड़ लेते थे और उनसे कागज़ छीनकर फाड़ देते थे। इधर दीवान गोपीनाथ ने एक महरा महिला के माध्यम से सरकार को एक पत्र भेजा कि पिछले 4 माह से जगदलपुर राजधानी घिर चुकी है और शीघ्र ही सेना आप लोग भेज दें। वह गुप्त पत्र कोरापुट पोस्ट ऑफिस में डाल दिया गया, जहां से बस्तर की घेराबंदी की सूचना अंग्रेज़ों तक पहुंचाई गई। अगला है अंग्रेजी सेना द्वारा इस विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रायपुर, जयपुर और विशाखापट्टनम शाखा से मई 1876 तक सैनिकों ने रसद सामग्री के साथ बस्तर की ओर कूच किया। सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज के नेतृत्व में थल सेना का 3 रेजिमेंट रवाना हुआ था। लगभग 4 माह के घेरेबंदी से इधर आदिवासी भी थक गए थे और परिस्थिति के कारण लाचार हो गए थे और वे अंग्रेजी फौज को रोक नहीं पाए और अंततः उसका नेता झाड़ा सिरहा मार डाला गया। इसके साथ राजधानी पर विद्रोहियों का अधिकार समाप्त हो गया और इस मौर्य विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हम समझेंगे इस विद्रोह के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या आक्रामक नीति थी। विद्रोह के दमन के बाद विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्तियों को पकड़ने का आदेश मैकजॉर्ज ने दे दिया था। बस्तर के दीवान गोपीनाथ, दंड न्यायालय के प्रमुख आदित्य प्रसाद और राजगुरु लोकनाथ तथा 1000 मौर्याओं को गिरफ्तार कर सिरोंचा के जेल ले जाया गया। सभी पर मुकदमे चले और उन्हें दंड दिया गया। बस्तर के राजा से लेकर छोटे कर्मचारी तक को इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इधर गोपीनाथ कपड़दार, आदित्य प्रसाद और लोकनाथ राजगुरु को विद्रोह में स्पष्ट भागीदारी के कारण बस्तर से निष्कासित कर दिया गया। 1878 में
गोपीनाथ की सिरोंचा में निधन हो गई। इधर मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर ने राजा भैरम देव के प्रशासन की कटु आलोचना की और एक आदेश से सारे कायस्थ कर्मचारियों को बस्तर से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन मैकजॉर्ज ने आदिवासी विद्रोहियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से पूछा भी जाता है कि मौर्य दरबार का सूत्रपात कैसे हुआ। 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार की व्यवस्था की गई। मैकजॉर्ज ने राजा, अधिकारी और आदिवासियों को संबोधित किया। उसने आदिवासियों के समस्याओं को कम करने का वचन भी दिया। बस्तर के आदिवासी अन्य राजाओं के समान राजा भैरम देव को ईश्वर का अवतार मानते थे, इसलिए उसे विद्रोह का प्रमुख मानते हुए भी निकालने का साहस मैकजॉर्ज ना कर पाए, अन्यथा बस्तर उसके नियंत्रण से बाहर होता। राजा और प्रजा का मेल मिलाप करवाया गया और शिकायतें दूर करने तथा प्रशासन की कमजोरी को दूर करने का वचन दिया गया। आज भी मौर्य दरबार बस्तर में प्रचलित है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड you can update all this information in your notes because this is very important. And please like, subscribe and share our channel CGPSC Sources Study Hub. Okay, thank you very much.